नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। छठी कक्षा हिंदी बाल भारती। हमारी पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ, दूसरी इकाई, पाठ 2, काटो खेता काटो रे। काटो खेता काटो रे। सुनो, समझो और गाओ। काटो खेता काटो रे। इस कविता के रचयिता कवि जनाब सुलेमान खतीब साहब। आपका जन्म 26 दिसंबर सन 1922 ईस्वी और मृत्यु 22 अक्टूबर सन 1978 ईस्वी। आपकी प्रमुख रचनाओं में केवड़े का बन काफी प्रसिद्ध रचना है। यदि आपके परिचय पर हम संक्षिप्त नजर डालें तो हमें पता चलता है कि आपने दक्षिणी हिंदी में अनेक नाटक लिखे हैं और प्रस्तुत कविता जो है आपकी, ये इसमें भी दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने श्रम प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए खेत से प्राप्त होने वाली संपत्ति एवं समृद्धि का गुणगान किया है। एक शब्द आया अभी, दक्षिणी हिंदी। तो बच्चों आओ जाने कि दक्षिणी हिंदी क्या होती है। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक उत्तर से दक्षिण आने वाले सैनिकों, साधुओं और व्यवसायियों में अधिकतर पंजाब, बांगड़ू प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे। पूरे भारत में लोगों का आवागमन चलते रहता था और दक्षिण की तरफ जो भी लोग आ रहे थे उसमें अधिकतर उत्तर भारत के सैनिक, उत्तर भारत के साधु सन्यासी और व्यापारी वर्ग भी था उसमें। और ये उत्तर भारत मतलब पंजाब का प्रदेश, हरियाणा का प्रदेश, बांगड़ू प्रदेश। बांगड़ू प्रदेश मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बीच की जो स्थिति है। तो क्योंकि उस समय आज के जैसे हमारे भारत का मानचित्र नहीं था, भारत का मानचित्र बहुत विस्तृत था, तो बांगड़ू प्रदेश में ये सारे क्षेत्र आते थे और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी दक्षिण भारत की तरफ आ रहे थे। तो दक्षिणी सही मायने में एक हिंदुस्तानी भाषा है जिस पर संस्कृत, ब्रिज, खड़ी बोली, फारसी, मराठी व कई स्थानीय भाषाओं का प्रभाव है। तो जो लोग ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, इन क्षेत्रों से जब पहुंचे दक्षिण भारत में, तो उनकी भाषा पर स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ा और पंजाब से दक्षिण भारत तक पहुंचने में जिन जिन पड़ावों से होकर वो गुजरे, वहां की भाषा का प्रभाव पड़ा और इस तरह से दक्षिण भारत में एक नए तरह की हिंदुस्तानी भाषा का विकास हुआ, एक नई तरह की हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस भाषा में संस्कृत भाषा के शब्द, इस भाषा में ब्रज भाषा के शब्द, खड़ी बोली जिसको आज हम हिंदी कहते हैं उसके शब्द, फारसी, मराठी और ऐसी अनेक स्थानीय भाषाओं का प्रभाव पड़ा। फारसी सिर्फ इसलिए कि उस समय भारत में फारसी भाषा का प्रभाव था। दक्षिणी आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आम आदमी की बोली है, जिसने हिंदुस्तान की कई भाषाओं को अपने में समेटा है। तो इस तरह से ये जो दक्षिणी हिंदी विकसित हुई, ये सही मायने में एक हिंदुस्तानी भाषा बनी, विविधता में एकता की परिचायक बनी। यहाँ पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, यहाँ पर दक्षिणी हिंदी आज भी बोली जाती है
और अनेक भाषाओं के प्रभाव को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो देखा जाए तो दक्षिणी हिंदी वास्तव में हिंदी का ही एक रूप है। हमारी आज की कविता काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे, खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे, पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे, काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे, आंखों से आंसू पोछेंगे, जगत में खुशियां बांटेंगे, काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। थोड़ा बहुत तो हम समझ गए आसानी से कि खेतों की बात हो रही है, खेतों में फसल काटने की बात हो रही है, खून पसीना बहाने की बात है, और खून पसीना बहाने के बाद अनाज के भुट्टे हमें मिल रहे हैं, और इन अनाजों को हम दुनिया के घर घर में बांटेंगे, यानी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हर एक का मन प्रसन्न रहेगा, तो हम सारी दुनिया में खुशियां बांटेंगे। इतना हमें एक झलक में कविता में समझ में आया। अब हम इसको पंक्ति दर पंक्ति देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ऐसी है हमारी भारत की धरती। आपको यह सारी चीजें भारत में ही ज्यादा दिखाई देखने के लिए मिलेंगी। भारत में अनेक प्रकार की ऋतुएं, 6 ऋतुएं आती जहां बारी बारा, हमारे भारत देशवा सारी दुनिया से न्यारा। भारत देश के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं। बाकी विश्व में हम देखें, पश्चिमी प्रदेशों में देखें, यूरोपीय देशों में देखें, तो वहां पर हमें सिर्फ 3 ऋतुएं मिलती हैं, लेकिन भारतवर्ष में हमें यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ बसंत की खुशी भी है, तो शिशिर की ठंडी भी है, हेमंत की कड़कड़ाहट भी है। बहुत सारी ऋतुएं हम यहाँ पर देखते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। और ये इस भारत की धरती को देखो, क्या लहलहाती हुई धरती है। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हम अपनी इस मातृभूमि का वंदन करते हैं, इस मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। और इस मातृभूमि में हमारे इस हरी भरी धरती पर हमारे किसान मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे जो पहला व्यवसाय था, पहला जो पेशा था, लोगों ने अपनी जीविका जो अपनाई थी, वह थी खेती, कृषि। आपने कक्षा 5वीं के परिसर अभ्यास में पढ़ा होगा कि कृषि जो था वह आदिकालीन मानव का प्रमुख व्यवसाय था, और इसी कृषि ने मानव सभ्यता के विकास को एक नया आयाम दिया। तो ये किसान जो है खेतों में मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, और उसके बाद हम कहते हैं काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। कभी कह रहा है कि किसान से कि तुमने बहुत मेहनत की है, अब फसल पक गई है, फसल को काटने का दिन आ गया। खेता, खेता मतलब है फसल, तो फसल काटो, और फसल काटने के बाद क्या होगा, घर घर रोटी बांटो रे, हमें हर घर को रोटी बांटनी है। अब यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ हम नहीं लेंगे कि हमने फसल काटी और घर घर हम पहुंच गए रोटी बांटने के लिए। इसका भावार्थ यह है कि जब खेतों में फसल होती है, अच्छी फसल होती है, किसान उस फसल को काटता है, और उसमें से अनाज जो निकलता है, वो अनाज व्यापार के माध्यम से, बाजार के माध्यम से हर घर में पहुंचता है, और हर घर के व्यक्ति की भूख को शांत करता है। तो इसलिए कवि कहते हैं काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। पेरना, खून पसीना पेरो रे, खून पसीना बहाओ, खूब पसीना बहाना है। जब जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है खेती में, खेती करते समय बहुत सारी प्रोसेस होती है उसकी। हमें तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपने शहरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, हमें दाल खरीदनी है, हम दुकान पे चले गए, पैसे दिए, हमने दाल खरीद ली। हमें चावल खरीदना है, हमने पैसे दिए, चावल खरीद लिए। लेकिन आप सोचो कि ये दाल, ये चावल, ये गेहूं या और सारा अनाज जो दुकानों में मिलता है, वो आता कहाँ से है?
वो आता है किसान के खून पसीना बहाने के बाद। किसान खेतों में मेहनत करता है, भरी बारिश में मेहनत करता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, तब जाके कहीं खेत में फसल पैदा होती है। तो कवि कह रहे हैं कि खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। जब आप खून पसीना बहाएंगे तब खेतों में अनाज पैदा होगा। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। लक्ष्मी, लक्ष्मी का अपभ्रंश है। खेत में लक्ष्मी बोले रे। जब किसान के लिए लक्ष्मी क्या है, किसान के लिए पैसा क्या है, उसके लिए जब उसने साल भर 6 महीना कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, पूरे घर भर ने मेहनत की है, तो जब वो खेतों में अनाज लहलहाता है, फसल लहलहाती है, तब किसान के लिए वास्तव में लक्ष्मी होती है वो। सोना चांदी डोले रे, किसान को लगता है ये फसल नहीं लहलहा रही है, बल्कि मेरे घर के जो रत्न है, सोना चांदी है, मेरे घर के जो जवाहरात हैं, जो अब जो गहना है, जो संपत्ति है, वो यही तो है। उसको हीरा मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए फसल ही सोना चांदी के समान है। तो जब फसल हवा में झूमती है, लहराती है, तो किसान को ऐसा लगता है कि मानो ये सोना चांदी डोल रहा है। और खेत में लक्ष्मी का वास हो चुका है। लक्ष्मी का वास होना मतलब जब फसल भरपूर हो गई तो किसान की अच्छी आमदनी हो गई, साल भर के लिए उसको राशन पानी मिल गया, अनाज मिल गया, पैसा मिल गया, तो वो किसान के लिए लक्ष्मी का रूप है। तो खेत में लक्ष्मी बोले रे, खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। तो किसान के लिए लक्ष्मी कौन है? किसान के लिए लक्ष्मी उसकी फसल है। उसकी फसल में आए हुए अनाज के जो दाने हैं, जो गेहूं की बालियां हैं, मकई के भुट्टे हैं, धान की बालियां हैं, अलग अलग फसल जो है, वो सारे जब फसलें डोलती हैं, लहराती हैं हवा के साथ साथ, तब किसान के लिए मानो ऐसा लगता है कि सोना चांदी डोल रहा है। खेता मतलब क्या है? खेत की फसल। और पेरो, खून पसीना पेरो रे, पेरो मतलब बहाना। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने सुना होगा कि कोल्हू आदि में दबाकर पदार्थों का रस निकालना, पेरना मतलब होता है। कोल्हू एक मशीन होती है जिसमें हमने देखा है कि गन्ने का रस निकालने की प्रक्रिया होती थी। पहले पुराने समय में कोल्हू मशीन है, उसमें अनाज डालते थे और बैल जो थे उस कोल्हू को चलाते थे, घूमते थे उसके चारों ओर, और उन पदार्थों से रस निकाला जाता था। तो चाहे गन्ने का रस निकालना हो, चाहे किसी अन्य पदार्थ का, तो कोल्हू में दबाकर पदार्थों का रस निकाला जाता है, उसे कहते हैं पेरना। तो यहाँ पर पेरना का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। खून पसीना पेरना है, खून बहाना है, पसीना बहाना है। तो बहाना मतलब मारा मारी नहीं करना है, चाकू छुरी नहीं चलाना है, यानी मनुष्य को इतनी मेहनत करनी है कि उसका खून पसीना बहेगा, यानी उसका पसीना जब बहेगा, जब शरीर में खून रहेगा, शरीर में ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तब उसको पसीना बहाने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। अभी मैंने आपसे चर्चा की कोल्हू की, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एक तरह की मशीन है, हैंडमेड मशीन है ये, और इसमें अनाज डालते हैं यहाँ बीच में और इसका रस निकलता है, और बैल जो है इसके गले से रस्सी बांधी रहती है और वो बैल इसके चारों ओर घूमता है। हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखो बैल इसके चारों ओर घूमता है, तो यहाँ पे इसका जो भी पदार्थ डाला है उसका रस इसमें निकलता है, तो इसे कहते हैं कोल्हू। और कोल्हू में पेरना, ये शाब्दिक अर्थ है। अनाज के भुट्टे, किसान ने मेहनत की है, साल भर मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, किसान के पूरे परिवार ने उसमें अपनी मेहनत दांव पे लगाई है। छोटे बच्चों से लेके घर की महिलाओं से लेके हर व्यक्ति जो है किसान के परिवार का, वो खेतों में काम करता है। और जब भरपूर मेहनत के बाद अच्छी फसल होती है, तो ये खेत में लक्ष्मी डोले रे, ये लक्ष्मी है किसान के लिए। किसान को चांदी सोना हीरे मोती से मतलब नहीं है, उसके लिए यही उसकी फसल ही उसके लिए लक्ष्मी है, उसकी फसल ही उसके लिए सोने चांदी के समान है।
जब खेती की जाती है तो केवल खेती में बुआई कर देना ही काफी नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फसल आने तक, फसल पकने तक किसान को लगातार खेतों में बहुत सारे काम करने होते हैं। और उसी का नमूना हम यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में कि यहाँ पर फसल पक चुकी है। फसल पकने के बाद क्या क्या हो रहा है। फसल पकने के पहले तक जब हम खेत में बुआई करते हैं, उसके बाद जुताई, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई, यानी फसलों में समय समय पर सिंचाई करना, पानी देना, फसलों में जो खर पतवार उगाते हैं, कई बार अनुपयोगी जो पौधे उगाते हैं उन्हें निकालना, फसल पकने के बाद फसल की कटाई करना, फसल काटने के बाद उसमें से अनाज को अलग करना, अनाज की बालियां अलग करना, फिर उनसे दाने निकालना, इस तरह के बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाकर कहीं खेती का काम पूरा होता है। किसान के लिए क्या स्थिति है देखिए। पाक पवन के पलनों में मोती मूंगे रोले रे, पाक पवन के पलनों में मोती मूंगे रोले रे। जब हवा, मंद मंद हवा बहती है, सुगंधित हवा बहती है, पवित्र हवा, पाक मतलब होता है पवित्र। हवा को पवित्र इसलिए कहा गया है कि हवा निष्पाप, साफ मन से, सरल मन से बहती है और हर एक को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, अमेरिका का हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसको किसी से भेद नहीं रहता, वो हर एक को समान रूप से आनंदित करती है। इसलिए हवा जो है वो पाक है, पवित्र है। तो ऐसी पाक पवित्र हवा जब बहती है, उसके झोंके से फसलें झूमती हैं। पल्लों में मतलब पाक पवन के पल्लों में हवा का झोंका, तो हवा के जब झोंके आते हैं तो खेतों में खड़ी फसल लहलहाती है, फसल झूमती है, लहराती है। तो कभी किसान को ऐसा लगता है कि मानो मोती मूंगे ही डोल रहे हैं। किसान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? उसकी फसल। साल भर किसान और उसका पूरा परिवार खेतों में मेहनत करता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, भरी वर्षा में मेहनत करता है। तो जब खेतों में फसल होती है तब किसान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। उसके लिए वही फसल जो है, फसल अनाज है जो है, वही सोना चांदी मूंगे मोती के समान है। तो पाक पवन के पलनों में मोती मूंगे रोले रे, काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। तो किसान जब इस खेत को काटता है, खेता मतलब फसल, जब इस फसल को काटता है तब जाके हर घर को रोटी मिलती है। दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छांटेंगे। दुनिया नाटी नाटेंगे, नाटी दुनिया सज रही है, श्रृंगार कर रही है। यहाँ दुनिया से मतलब है प्रकृति का। प्रकृति जो है वो श्रृंगार कर रही है, सज रही है, और प्रकृति के साथ साथ हम भी सजेंगे। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? भावार्थ इसका यह है कि प्रकृति जो है वो किससे अपना श्रृंगार करती है? प्रकृति के जो गहने हैं, वो उसके पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़, ये प्रकृति के गहने हैं, और इन्हीं गहनों से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, अपनी सजावट करती है। आप सोचो जरा कि यदि हमारे धरती पर नदियां ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो कैसा लगेगा? एकदम वीरान, बंजर जैसा लगेगा। तो हमारी प्रकृति की सुंदरता किससे है? इन्हीं पेड़ पौधों से है, इन्हीं फसलों से है, इन्हीं पर्वतों से है। और ये प्रकृति हर मौसम के हिसाब से अपने गहने बदल देती है, अपने श्रृंगार बदल देती है ना। बारिश का मौसम है तो उसका श्रृंगार क्या है? उसका श्रृंगार है बादल, पानी, बरसात। बसंत का मौसम आया तो धरती का श्रृंगार क्या है? नव नवीन पल्लव, नए नए पत्ते, नए नए फूल खिले हुए, कलियां, ये उसका श्रृंगार है। तो इस तरह के मौसम के अनुसार जो है धरती जो है अपना श्रृंगार बदलती है और सजती रहती है। सजती रहती है मतलब उसका है, यहाँ पे उसका भावार्थ ये है कि दुनिया अपना विकास कर रही है, धरती विकास करती रहती है, और जब धरती के विकास के साथ साथ हम भी अपना विकास करेंगे। दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छांटेंगे। किसान, अब किसान के लिए क्या नटना क्या है? किसान के लिए श्रृंगार क्या है? किसान जब फसल, खेतों में फसल की बुआई करता है, उसके बाद से उसकी प्रतीक्षा पल पल यही होती है कि मेरी फसल अच्छे से बड़ी हो जाए। ये फसल किसान की संतान है। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे की वृद्धि की कामना करते हैं,
स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, वैसे ही किसान को लग रहा है कि मेरी ये फसल अच्छी हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो और अच्छे से बड़ी हो जाए, कोई नुकसान ना हो मेरे खेतों को। और जब ये फसल दिनों दिन बढ़ती है तो किसान के मन में खुशी भी बढ़ती जाती है। तो कवि कहते हैं दुनिया नाटी नाटेंगे, किसान की दुनिया जो है वो सज रही है, बढ़ रही है। तो किसान भी अपनी इस बढ़ती हुई दुनिया के साथ साथ बढ़ते रहता है, खुश होते रहता है। झाड़ झकोले छांटेंगे, और केवल हमको बढ़ने के साथ साथ, खुश होने के साथ साथ उल्लसित नहीं होना है, प्रफुल्लित नहीं होना है, उसके साथ साथ क्या करना है, झाड़ झकोले छांटने हैं। झाड़ झकोले मतलब खेतों में कई बार खर पतवार उगाते हैं, छोटे छोटे अनुपयोगी घास, अनुपयोगी पौधे भी फसल में उगाते हैं। तो किसान वो जो अनुपयोगी पौधे हैं उनकी भी छटाई करते हैं। नहीं तो क्या होगा, यदि उनकी छटाई नहीं करेंगे तो वो अनुपयोगी पौधे भी जड़ से, उनकी जड़ें भी जमीन से पानी सोखती रहेंगी, तो फसलों को पानी कम मिलेगा, फसलों को आवश्यक तत्व कम मिलेंगे, क्योंकि वो खर पतवार भी जमीन से आवश्यक तत्व लेते रहेंगे। तो हमें झाड़ झकोलों को छांटना भी है, धरती को श्रृंगार करना है, धरती को अच्छी तरह से पल्लवित होने के लिए, खुश रहने के लिए, किसान की फसल अच्छे से बनी रहे, इसके लिए किसान को उन झाड़ झकोलों को, उन अनुपयोगी पौधों को, घास को, खरपतवार को छांटना भी है। तो फसल एकदम तंदुरुस्त रहेगी। और इसको यदि हम इस रूप में भी देखें कि हमें यदि खुश रहना है जीवन में, यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो क्या करना है, अपने मन के अनुपयोगी विचारों को छांट देना है, उसको हटा देना है जीवन से। हमें यदि हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, आगे तरक्की करनी है, तो मन में कई बार हमारे बहुत सारे अनुपयोगी विचार आते हैं, कई बार बुरे विचार भी आते हैं, बुरे ख्याल भी आते हैं। तो इन बुरे विचारों को, अनुपयोगी विचारों को, जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी छटाई कर देना है। छटाई कर देना है मतलब उनको छांट कर मन से हटा देना है, दूर कर देना है। तभी हम दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। पाक मतलब पवित्र, पल्लों, झोंका, झाड़ झकोले, अनुपयोगी घास पौधे या खर पतवार जिसे हम कहते हैं। ये देखो लहराती हुई फसल, हवा के साथ साथ फसल किस तरह से लहराती है। और जब किसान अपनी इन लहराती हुई फसलों को देखते हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। पाक पवन के पलनों में मोती मूंगे रोले रे, काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। हवा डोल रही है, हवा बह रही है, हवा के झोंकों में ये फसल भी लहरा रही है, फसल के साथ जो अनाज की बालियां हैं वो भी लहरा रही हैं। और किसान को लगता है अरे वाह, ये तो मेरे घर के लिए मोती मूंगे के समान है, बड़े बड़े रत्नों के समान है। दुनिया नहाटी नहाटेंगे, झाड़ झकोले छांटेंगे। फसल में से, मैंने कहा ना फसल खड़ी फसल है, इसमें से खर पतवार को छांटना, अनुपयोगी घास को, अनुपयोगी पौधों को हटाना। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। अब नदी नाले पाट देंगे, पाट देना मतलब भर देना। नदी नालों को पाट देंगे, भला ये संभव है? नाला तो एक बार के लिए पाटा भी जा सकता है, नदी कैसे पाटी जा सकती है? तो यहाँ पे भावार्थ ये है, कविता में कई बार बच्चों शब्दार्थ नहीं देखना चाहिए, कविता में हमेशा भावार्थ देखा जाता है कि कवि उन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं नदी नाले पाटेंगे, यानी इतनी फसल पैदा होगी, इतनी फसल हमारे खेतों में पैदा होगी कि नदी नाले भी पट जाएंगे, नदी नाले भर जाएंगे। नदी नाले भर जाएंगे मतलब बहुत सारी फसल पैदा होगी। नई फसल काटेंगे, इतनी फसल, नई फसल हम काटेंगे तो नई फसल इतनी ज्यादा होगी कि हमारे आसपास की नदियां, हमारे नाले ये पट जाएंगे, भर जाएंगे। यानी किसान की दुनिया एकदम से भरी रहेगी, बहुत सारी फसल पैदा होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं रंगहीन फसल, जो भी दृश्य है रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है। अब यदि इसमें एक चित्र हम देख रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ चित्र है। एक बच्चा है, दुखी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और दो बच्चे उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बच्ची ने तो अपना फुग्गा इसको दे दिया, गुब्बारा, कह रहे भाई तुम गुब्बारा ले लो। ये बच्चा जो है ये उसके आंसू पोंछ रहा है।
मतलब हमें एक दूसरे के प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम खुशी में आनंद मनाते रहें, हम यहाँ मजे लेते रहें और हमारा पड़ोसी दुखी रहे। तो यदि पड़ोसी दुखी है तो हमें भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि पड़ोसी दुखी है तो उसके दुख को जानो, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करो। तभी दुनिया में सच्ची मानवता का प्रसार होगा और हर व्यक्ति खुश रहेगा। और जब ऐसा होगा तो सारी दुनिया में हरियाली छा जाएगी। आंखों से आंसू पोंछेंगे। किसी की आंखों में यदि आंसू आएंगे तो उन आंसुओं को हम पोंछेंगे। पोंछेंगे मतलब जगत में खुशियां बांटेंगे। पोंछेंगे मतलब रुमाल लेके आंसू पोंछ देना नहीं। आंसू पोंछने का अर्थ होता है दुख दूर करने की कोशिश करना। आंसू पोंछना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी का दुख दूर करना है, किसी का दर्द जो है उसको मिटाना है। तो आंखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को कम करेंगे और दुनिया में अपने आसपास चारों ओर खुशियां बांटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। फसलों को काटो और घर घर रोटी बांटो, घर घर अनाज पहुंचाओ। ये चित्र आपकी पूरी कविता का सार है। कवि ने कहा है ना कि जब किसान मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है, घर घर अनाज की बोरी पहुंचाता है, तब इस दुनिया को भोजन मिलता है। बच्चों एक कल्पना करो कि यदि आपके पास बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, घर में एक मस्त गाड़ी है और सुंदर सुंदर कपड़े आपके पास हैं, और लेकिन आपके घर में अनाज नहीं है, दाल चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, चना नहीं है, मटर नहीं है, किसी तरह का अनाज नहीं है। आप कितनी देर खुश रह सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद आपको भूख लगनी शुरू होगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि टीचर हम तो बिस्किट खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, फला कर लेंगे। लेकिन बच्चों कि चॉकलेट बनाने के लिए भी तो हमें अन्ना फसल किसे कोको चाहिए रहता है, हमें शक्कर चाहिए रहती है जो गुड़ से बनती है, गुड़ गन्ने के रस से बनता है। बिस्किट बनने के लिए हमें गेहूं चाहिए, मैदा चाहिए, रवा चाहिए। ये रवा और मैदा हमें गेहूं से मिलता है। तो हमें चिप्स चाहिए तो चिप्स हमें आलू से बनती है। तो हमें कुछ भी खाना है तो खेत में पहले फसल चाहिए। जब फसल अच्छी होगी, पकेगी, तब उससे हमें जो अनाज मिलेगा, जो सब्जी मिलेगी, वो हमारे खाने के काम आती है। तो यदि किसान खेत में मेहनत ना करे, फसल न पैदा करे, तो दुनिया की सारे जो गैजेट्स हैं, सारे आधुनिक उपकरण जो हैं, सुख सुविधा के उपकरण, ये हमें खुशियां नहीं दे सकते। 2 घंटे बाद हमको भूख लगेगी, हम बोलेंगे मम्मी हमको भूख लगी है, कुछ रोटी दो, दाल चावल दो, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। ऐसा होगा, है ना? अभी भी आप देखो कई कई बार आपको भूख लगी होती है तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आप उदास रहते हो, कभी दुखी रहते हो, कभी चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हो। तो उसका कारण है क्योंकि उसमें भूख लगी है और वो हमको समझ में नहीं आता हमको। लेकिन जैसे ही हम रोटी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, तो हमारा एकदम मन खुश हो जाता है, पेट भर जाता है, तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। तो किसान जो मेहनत करता है, किसान की श्रम प्रतिष्ठा को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं इस किसान को, इस किसान की मेहनत को, क्योंकि यह किसान ही है जिसने दुनिया को कायम रखा हुआ है। किसान ने जब मेहनत की है तब ये खेतों में फसल लहलहाई है। जब किसान ने मेहनत की है तो इस फसल को काटा है, फसल को काटकर अनाज के दाने इकट्ठा किए हैं और उन्हें बोरियों में भरकर जन जन तक पहुंचाया है। तो इस किसान की मेहनत को सलाम। पढ़ो और जानो। हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। भारत की गंगा यमुना संस्कृति की छाप हिंदी पर भी दिखाई देती है। हमारे देश में जितनी सरलता से नए विचार, सभ्यताएं एवं संस्कृतियां रच बसकर यहीं की हो गई हैं, वैसे ही हिंदी में भी देशी विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द घुल मिलकर अभिन्न अंग बन गए हैं। हिंदी भारत की आत्मा है और दक्षिणी हिंदी जिस भाषा में हमने आज एक कविता पढ़ी, वह हिंदी का एक अंग है, हिंदी का एक स्वरूप है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव
और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।